दोस्तों नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं संविधान की इस श्रृंखला में महान्यायवादी और महाधिवक्ता। चलिए तो शुरुआत करते हैं महान्यायवादी और महाधिवक्ता। चलिए महान्यायवादी और एक तरफ आप लोग लिखिएगा महाधिवक्ता। क्या? महाधिवक्ता। महान्यायवादी यह अनुच्छेद 76 में बताया गया है महान्यायवादी के बारे में। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है और इस अनुच्छेद 76 में कुछ चीज़ें आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे अनुच्छेद 76 है तो इसमें जब हम लोग 89 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 165 आ जाता है। 165 आ गया, इसका मतलब यह राज्य का जो महाधिवक्ता है यह अनुच्छेद 165 में है। यह अनुच्छेद 165 में है। मतलब है कि जो महान्यायवादी है इसके बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है और जो महाधिवक्ता है इसके बारे में अनुच्छेद 165 में बताया गया है। बातें समझ में आई। इसी तरीके से कुछ और आर्टिकल को देखते हैं। देखिए ज़्यादातर आर्टिकल तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल संभावित आर्टिकल हैं, ऐसे कुछ आर्टिकल जिसमें आप 89 जोड़ देंगे तो वह क्या बन जाता है, वह राज्य का अनुच्छेद बन जाता है। जैसे अनुच्छेद 72 में क्या है? अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। जब हम इसमें 89 जोड़ देते हैं तो 9 2 11 हो जाता है, 8 7 15 और 1 16, ये 161 आ जाता है। तो 161 का मतलब है यह राज्य में राज्यपाल के लिए क्या है, क्षमादान शक्ति। तो यह आर्टिकल आपका हो गया सेंट्रल का और यह आपका आर्टिकल हो गया किसका, स्टेट का। और इसमें हमने कितना ऐड कर दिया, 89 ऐड कर दिया। बातें समझ में आई। जैसे अनुच्छेद 74 में क्या है, अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद। अब जब इसमें हम 89 जोड़ दे रहे हैं तो 89 जोड़ेंगे तो 163 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 163। और यह क्या हो जाएगा, राज्य के मंत्रिपरिषद के बारे में बताएगा और यह सेंट्रल में क्या बताएगा, मंत्रिपरिषद के बारे में। इसी तरीके से अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। इसी तरीके से जब इसमें 89 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 164 आ जाता है और 164 में क्या हो जाएगा, सीएम की नियुक्ति के बारे में बताया गया। तो जो कुछ सेंट्रल के ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें हम 89 जोड़ देते हैं तो वह स्टेट का आर्टिकल बन जाता है। कुछ इसी तरीके से आपके आर्टिकल क्या करेंगे, आप लोग तैयार रखेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में। तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में बताया गया है, जबकि महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में बताया गया है। चलिए अब समझते हैं। यह महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है। क्या है, यह एक संवैधानिक पद है। यह एक संवैधानिक पद है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है, इसलिए यह संवैधानिक पद है। इसी तरीके से यह एक संवैधानिक पद है। यह भी एक संवैधानिक पद है क्योंकि इसका भी संविधान में उल्लेख है। यह भी एक क्या है, संवैधानिक पद है। बातें समझ में आई। देखिए यह महान्यायवादी जो होते हैं इसे बोला जाता है, यह भारत के प्रथम विधिक एवं कानूनी अधिकारी होते हैं। कानूनी अधिकारी होते हैं। इसी तरीके से यह जो महाधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता भी यह राज्य के प्रथम विधिक कानूनी अधिकारी होते हैं। प्रथम विधिक कानूनी अधिकारी होते हैं। बातें समझ में आई यहाँ तक। यह जो महान्यायवादी हैं यह एक संवैधानिक पद है। यह एक संवैधानिक पद है और यह भारत के प्रथम विधिक एवं कानूनी अधिकारी होते हैं। बातें समझ में आई। समझ लेते हैं महान्यायवादी क्या हैं और महाधिवक्ता क्या हैं। यह जो महान्यायवादी हैं यह भारत सरकार की तरफ से एक वकील का काम करते हैं। इसलिए आप ऐसा समझ सकते हैं यह महान्यायवादी भारत सरकार के वकील होते हैं।
इसी तरीके से महाधिवक्ता यह राज्य सरकार की तरफ से काम करते हैं, राज्य सरकार के पक्ष की ओर काम करते हैं, इसलिए इन्हें राज्य सरकार का वकील भी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का कोई मामला है, मेरा ही कोई मामला है और वह मामला न्यायालय में है, तो मेरे मामले की सुनवाई करने के लिए, मेरे पक्ष की बात करने के लिए, मेरे पक्ष को रखने के लिए मेरा भी तो कोई ना कोई वकील होगा या नहीं होगा। उसी तरीके से भारत सरकार का अपना एक वकील जिसे महान्यायवादी, राज्य सरकार का अपना एक वकील जिसे महाधिवक्ता, यह भारत सरकार की तरफ से क्या करेगा, भारत सरकार के पक्ष को रखेगा, राज्य सरकार की तरफ से राज्य सरकार का पक्ष रखेगा महाधिवक्ता। दोनों बातें समझ में आई। चलिए समझते हैं अब महान्यायवादी की नियुक्ति। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार की सलाह पर, केंद्र सरकार की सलाह पर। बातें समझ में आई या नहीं? ये जब सेंटर में काम कर रहे हैं इसलिए इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसी तरीके से यह जो महाधिवक्ता हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की सलाह पर। बातें समझ में आ रही है? राज्य सरकार की सलाह पर। ये बातें समझ में आई या नहीं? यह बातें समझ में आई या नहीं? अब चलते हैं और कुछ समझते हैं इसमें। इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो कार्यकाल यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसी तरीके से महाधिवक्ता का जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। बात को समझिएगा, क्या होता है प्रसाद पर्यंत? मतलब महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है, यह महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब इच्छानुसार होता है। मतलब महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं। महान्यायवादी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। लेकिन इनके कार्यकाल के बारे में, महान्यायवादी के कार्यकाल के बारे में और महान्यायवादी के हटाने के बारे में संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी को कभी भी हटा सकता है। बातें समझ में आई? देखिए, जैसे महान्यायवादी को यदि हटना है तो महान्यायवादी भी क्या करेगा, महान्यायवादी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। यह जो बातें हैं यही एज इट इज बातें कहाँ पे काम करेगी, राज्य में काम करेगी। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है महाधिवक्ता का पद। यह जो राज्यपाल है इसकी इच्छा के अनुसार महाधिवक्ता काम करता है। कभी भी राज्य के राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता को हटाया जा सकता है। बातें समझ में आई? अब चलते हैं इनकी योग्यता। तो जो न्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष होती है। इसी तरीके से यह जो महाधिवक्ता हैं इनकी योग्यता क्या है, इनकी योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होती है। बातें समझ में आई? आप इतना सा ध्यान रखेंगे, महान्यायवादी पढ़ रहे हैं तो भारत सरकार मतलब सेंट्रल को ध्यान रखेंगे, महाधिवक्ता पढ़ रहे हैं तो स्टेट देखेंगे। आप सारे डाउट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी न्यायालय क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की योग्यता के समकक्ष माना गया है। और यहाँ पे राज्य के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके बराबर माना गया है, क्योंकि महाधिवक्ता राज्य सरकार का काम करता है
और यह महान्यायवादी किसका काम करता है? भारत सरकार का, सेंट्रल का काम करता है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई। आइए समझते हैं क्या क्या इनकी योग्यता है। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पे रहा हो या 5 वर्ष न्यायाधीश का अनुभव रहा हो। हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहा हो या हाई कोर्ट में अथवा हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव हो, 10 वर्ष तक वकालत किया हो या वकालत का अनुभव हो। बातें समझ में आई या नहीं? राष्ट्रपति की नज़रों में पारंगत विधिवेत्ता हो। क्या हो? पारंगत विधिवेत्ता। राष्ट्रपति की नज़रों में पारंगत विधिवेत्ता हो। बातें समझ में आई? यही योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की है, यही योग्यता भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की भी होती है। क्या होती है? भारत का नागरिक होना चाहिए, या तो आप हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहे हों या 5 वर्ष तक न्यायाधीश का अनुभव रहा हो या हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत किए हों और राष्ट्रपति की नज़रों में पारंगत विधिवेत्ता हों, मतलब राष्ट्रपति की नज़रों में कानूनी जानकार हों, कानून आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हों, यही है पारंगत विधिवेत्ता, मतलब कानूनी जानकार। तो राष्ट्रपति की नज़रों में कानूनी जानकार होना चाहिए। यह इतनी योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की है और यही योग्यता महान्यायवादी की है। तो बताया जाता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बराबर भारत के महान्यायवादी। बातें समझ में आई? अब आ जाते हैं महाधिवक्ता की योग्यता के बारे में। यह भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट में 10 वर्ष न्यायाधीश के पद पे रहा हो, न्यायाधीश के पद पर रहा हो या हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकालत का अनुभव हो या वकालत किया हो। बातें समझ में आई? ये आपकी जो योग्यता है ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता है, वही योग्यता राज्य के महाधिवक्ता की होती है। बातें समझ में आई? ये सारी बातें आप लोग अभी तक यहाँ तक समझ पाए? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें आप स्टेट में पढ़े हैं और जो चीज़ें आप लोग सेंटर में पढ़े हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति और भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे राज्य सरकार, महाधिवक्ता और राज्यपाल आ जाते हैं, हाई कोर्ट आ जाता है। ये अंतर है, इसी चीज़ को क्या करना, अच्छे से समझना है। बातें समझ में आई? अब चलिए इनके वेतन वगैरह के बारे में चलते हैं। इनका वेतन जो है, चलिए आगे। वेतन, महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। इसी तरीके से यह जो महाधिवक्ता हैं, इनका जो वेतन होता है कौन तय करता है? तो इनका वेतन राज्यपाल द्वारा तय किया जाता है, राज्यपाल द्वारा तय किया जाता है। दोनों बातें समझ में आई? महाधिवक्ता का जो वेतन है, वेतन तय करता है राष्ट्रपति, महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति, जबकि महाधिवक्ता का वेतन कौन तय करता है? राज्यपाल। चलिए इनके कार्य के बारे में समझते हैं। महान्यायवादी के कार्य क्या होते हैं? इनका पहला कार्य यह है, भारत सरकार को विधि संबंधी
विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया हो, जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया हो, जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया हो। बातें समझ में आई? मतलब भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देगा जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया होगा। इसी तरीके से दूसरा कार्य क्या है, भारत सरकार का कोई मामला उच्चतम न्यायालय में है तो सरकार की तरफ से पक्ष को रखना, सरकार की तरफ से पक्ष रखना। आज आइए समझते हैं महाधिवक्ता के कार्य क्या होते हैं। महाधिवक्ता के क्या कार्य होते हैं? तो जो कार्य हम लोगों ने महान्यायवादी का पढ़ा उसी में भारत सरकार के स्थान पे राज्य सरकार लगा दीजिए और जहाँ पे राष्ट्रपति हैं वहीं पे राज्यपाल कर दीजिए। एज इट इज महान्यायवादी का कार्य, महाधिवक्ता के कार्य लगभग सेम होते हैं, बशर्ते यह है कि वह भारत सरकार का काम करता है और यह महाधिवक्ता राज्य सरकार का काम करता है। बातें समझ में आई? तो यहाँ पे लिखिएगा राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देगा, ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राज्यपाल द्वारा सौंपा जाए, राज्यपाल द्वारा सौंपा गया हो, जो राज्यपाल द्वारा सौंपा गया हो। पहली बात समझ में आई? पहले कार्य महाधिवक्ता के समझ में आया या नहीं है? इसी तरीके से यह जो भारत सरकार का कोई मामला है तो दूसरा कार्य क्या हो जाएगा, राज्य सरकार के मामले में राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखना। ये क्या हो जाते हैं, कार्य हो जाते हैं। और सारे कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन यह इतने कार्य ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इतना ही आप लोग समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पे समझना है, यदि जैसे मान लीजिए भारत सरकार का कोई मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा है तो भारत सरकार खुद थोड़ी जाएगी। जैसे मान लीजिए भारत सरकार का कोई मामला है तो भारत सरकार थोड़ी जाएगी वहाँ पे उच्चतम न्यायालय अपने केस को, अपने पक्ष को रखने के लिए। वह अपने वकील महान्यायवादी को भेजेगी, वही उसकी तरफ से क्या करेगा, पक्ष रखेगा। और कोई भी पक्ष महान्यायवादी अपने व्यक्तिगत विचार से नहीं रखता है, जो भारत सरकार कहता है उसी के अनुसार ही रखना पड़ता है। अपने व्यक्तिगत विचार को महान्यायवादी वहाँ पे नहीं रख सकता है। समझ में आई बात? और महान्यायवादी जो होते हैं ना, उच्चतम न्यायालय के जब न्यायाधीश क्या करते हैं, उनको उसी तरीके से डांट फटकार भी लगाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश डांट फटकार जो लगाते हैं उसको कौन सुनता है, महान्यायवादी ही सुनते हैं, सरकार नहीं सुनता है। इसी तरीके से या जो राज्य सरकार का यदि कोई मामला है तो राज्य सरकार का कोई भी मामला यदि न्यायालय में है तो राज्य सरकार थोड़ी जाएगी, वो तो अपने वकील को भेजेगी, जाइए हाँ इसमें कोई ऐसा मैटर है, हाँ हम 2-3 बातें लिख के दे रहे हैं, इस मैटर पे आप क्या करिए, इसी तरीके से काम करिए। तो राज्य सरकार का यदि कोई भी मामला न्यायालय में है तो राज्य सरकार नहीं जाती है, राज्य सरकार अपने वकील को भेजती है, मतलब महाधिवक्ता को भेजती है। बातें समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे महान्यायवादी और महाधिवक्ता का अंतर समझ पा रहे हैं या अंतर को अलग कर पा रहे हैं या नहीं? अब चलिएगा इनके अधिकार के बारे में चलते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इनके चलते हैं क्या क्या अधिकार होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। चलें, नोट हो गया भाई? चलिए महान्यायवादी के अधिकार। महान्यायवादी के क्या क्या अधिकार होते हैं? पहली बात तो यह है, यह जो महान्यायवादी हैं ये भारत क्षेत्र में, पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में
किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार होता है। सुनवाई का अधिकार का मतलब ये नहीं होता है कि आप जाएंगे किसी भी न्यायालय में, आप जज की कुर्सी पे बैठ जाएंगे और जज की कुर्सी पे बैठ करके कोई भी डिसीजन दे देंगे। सुनवाई का अधिकार का मतलब ये नहीं होता है। महान्यायवादी भारत में किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में जाकर के सुनवाई करने का मतलब यह है कि वह जाकर के श्रोता के रूप में सुन सकता है, बैठ सकता है। इसका मतलब होता है सुनवाई का अधिकार। तो पहली बात यहाँ पे नोट करिएगा, भारत में किसी भी क्षेत्र के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार या सुनवाई कर सकता है, ये आपके पहले अधिकार हो गए, सुनवाई कर सकता है। इसी तरीके से महाधिवक्ता की बात करेंगे तो यह महाधिवक्ता में क्या करेगा, राज्य में किसी अदालत में सुनवाई कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। और सुनवाई का मतलब बता दिया गया है कि क्या होता है, श्रोता के रूप में जा सकता है, बैठ सकता है। ये है आपका क्या, सुनवाई का अधिकार। दूसरी बात यह है, दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, दूसरी बात ही सबसे ज़्यादा एग्जामों में पूछी जाती है कि क्या संसद के जो सदन हैं, संसद के सदन में या लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में क्या महान्यायवादी बैठ सकता है। तो यह महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, अपने विचार विमर्श कर सकता है, वक्तव्य कर सकता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर मैटर पे मतदान नहीं करेगा। इसका मतलब महान्यायवादी मतदान इसलिए नहीं करता है क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह तो क्या है, अटॉर्नी जनरल है। बातें समझ में आई। तो महान्यायवादी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर आप लोग तैयार रखिएगा, एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बैठक कर सकता है, अपने विचार विमर्श कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। बातें समझ में आएगी नहीं। कोई मैटर है तो किसी भी मैटर पर संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा में भारत का महान्यायवादी बैठक कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन किसी भी मैटर पे मतदान नहीं करेगा क्योंकि महान्यायवादी किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। बातें समझ में आई। इसी तरीके से यह जो महाधिवक्ता है राज्य के दोनों सदनों में बैठ सकता है या बैठक कर सकता है, बैठक और विचार विमर्श कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। बातें समझ में आई। जो मैटर हमने अभी तक महान्यायवादी में पढ़ा वही एज इट इज मैटर जो राज्य में काम करता है वो राज्य में पढ़ेंगे। तो महान्यायवादी संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा में बैठ सकता है, अपने विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन किसी भी मैटर पे मतदान नहीं करेगा क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं है। इसी तरीके से आपका राज्य में हो जाएगा। यह इतनी बात समझ में आई या नहीं। अब चलते हैं, यह महान्यायवादी की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन है, कुछ लिमिट है। इसकी क्या लिमिट है इसको समझते हैं, इनकी सीमाएं। पहली बात तो यदि इनको भारत सरकार नियुक्त कर रहा है तो ये भारत सरकार के खिलाफ किसी मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकते हैं। बातें समझ में आई। इसी तरीके से महाधिवक्ता राज्य सरकार के खिलाफ किसी मुकदमे की पैरवी नहीं करेगा। काहे? अरे हम ही नियुक्त कर रहे हैं, आप हमारे ही खिलाफ क्या कर रहे हैं, मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। इसी तरीके से यह जो सीमाएं हैं लिखिएगा यहाँ पे,
पहला क्या है, भारत सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ किसी मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसी तरीके से यहाँ पे यह राज्य सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ किसी मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता। ये क्या है, सीमाएं हैं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सीमाओं में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और समझ लेते हैं, बिना भारत सरकार की अनुमति के, बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी परिषद या कंपनी का निदेशक डायरेक्टर का पद ग्रहण नहीं करेगा, पद ग्रहण नहीं करेगा। बातें समझ में आई? बिना भारत सरकार की अनुमति लिए बिना यह किसी परिषद, कंपनी का निदेशक के पद को नहीं धारण कर सकता है। कौन? महान्यायवादी। इसी तरीके से यहाँ पे बिना राज्य सरकार की अनुमति के, बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी कंपनी या परिषद का निदेशक का पद ग्रहण नहीं करेगा या पद धारण नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये क्या है? लिमिटेशन है, इनकी लिमिट है। इसी तरीके से बहुत सारी लिमिट है कि बिना सरकार की अनुमति, जैसे महान्यायवादी की और क्या सीमाएं होती हैं, तो बिना भारत सरकार की अनुमति से किसी भी व्यक्ति के कोई भी आपराधिक मामले में बचाव नहीं करेगा, ये भी इसकी लिमिटेशन होती है। यही चीज़ें यहाँ पे राज्य सरकार की होती हैं कि कोई भी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति की बिना सरकार की अनुमति से क्या नहीं करेगा, बचाव नहीं करेगा। यह बातें समझ में आई? या भारत सरकार के खिलाफ किसी मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता है, बिना भारत सरकार की अनुमति लिए बिना किसी कंपनी का निदेशक के पद धारण नहीं करेगा। इसी तरीके से राज्य में क्या है, राज्य सरकार के खिलाफ किसी मुकदमे की पैरवी नहीं करेगा, बिना राज्य सरकार की अनुमति के लिए किसी कंपनी या परिषद का निदेशक का पद धारण नहीं करेगा। बातें समझ में आई? यह महान्यायवादी और महाधिवक्ता हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास किया। शायद यह बातें आप लोगों को क्या अच्छी लगी हों और समझ में आई हो। यह जो आपके महान्यायवादी और महाधिवक्ता के इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता है। आपको ज़्यादा ही बताने का प्रयास किया गया है। बातें समझ में आई होप कि सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। और यदि बातें समझ में आई हैं तो एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप अच्छे से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।